नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने सोमवार को नामांकन पत्र जमा कर लिया। दोनों प्रत्याशियों ने भारी भरकम नेताओं की मौजूदगी में अपने नामांकन पत्र जमा किए। इसके साथ ही केदारनाथ के चुनाव को लेकर के चुनावी बिसात भी बिछनी शुरू हो चुकी है और अगली कुछ दिनों में अब यहाँ पे इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। आमतौर पर उपचुनाव के नामांकन के समय कुछ नेता ही मौजूद रहते हैं, लेकिन इस समय भाजपा और कांग्रेस के कोई भी ऐसे वरिष्ठ नेता नहीं थे जो इस नामांकन में शामिल नहीं हुए। हर क्षेत्र से और हर लेवल का नेता यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। दोनों पार्टियों ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद अपने प्रत्याशी का नाम चयन किया। रविवार को दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और सोमवार को नामांकन पत्र जमा कर दिए। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सौरभ बहुगुणा और कई मंत्री विधायक वहाँ पे मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के मनोज रावत की नामांकन और उसके बाद आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह सहित कई और नेता भी मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशी अलग अलग समय पर केदारनाथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मनोज रावत 2017 में और आशा नोटियाल 2002 से 2012 तक इस सीट पर विधायक रह चुकी हैं। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव अब सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत और भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल का ही चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव दो महाशक्तियों के आपस में टकराने जैसा होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां हर हाल में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती हैं और इस सीट पर जीत और हार के बहुत मायने हैं दोनों पार्टियों के लिए। अगर भाजपा की बात करें तो अयोध्या और बद्रीनाथ जैसी सीट हारने के बाद केदारनाथ सीट का चुनाव उसके लिए कितना अहम है, इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में कई दौरे किए और करीब 40 घोषणाएं उस क्षेत्र के लिए कर दी। 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को इस चुनाव की जिम्मेदारी में लगाया गया है। कुल मिला के भाजपा का पूरा संगठन, सरकार केदारनाथ उपचुनाव पे लगी हुई है। वो हर हाल में इस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो ये उनके लिए एक ऐसी बूटी साबित हो सकता है जो उन्हें 2027 तक शक्ति प्रदान करता रहेगा, एक टॉनिक का काम करता रहेगा। इसके साथ ही बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाने या अपना राग अलापने वाले जो कांग्रेसी नेता हैं, उनके पिछले दिनों जो एकजुटता की बात कही जा रही है, उसकी भी ये एक परीक्षा होगी। आशा नोटियाल 2002 से 2012 तक यहाँ से विधायक रही और 2012 में कांग्रेस की शैला रानी रावत ने उनको हरा दिया। 2016 के घटनाक्रम में शैला रानी रावत भारतीय जनता पार्टी में आ गई और 2017 के चुनाव में भाजपा ने आशा नोटियाल की जगह उनको टिकट दे दिया। इसी चुनाव में मनोज रावत पहली बार इस सीट पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। मनोज रावत 13,906 वोट हासिल करने में सफल रहे। निर्दलीय लड़ने वाली आशा नोटियाल 11,786 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रही। यहाँ पे दूसरे नंबर पर उस समय कुलदीप रावत रहे थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनको 13,037 वोट मिले थे। 2022 में आशा नोटियाल ने चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा ने फिर शैला रानी रावत को टिकट दिया और शैला रानी रावत यहाँ पे 21,886 वोट हासिल कर जीत दर्ज करने में सफल हुई। इस चुनाव में मनोज रावत तीसरे नंबर पे आ गए और उनको 12,557 मत ही मिल पाए। इस चुनाव में भी निर्दलीय कुलदीप रावत 13,423 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे रहे थे। कुल मिला के मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। दोनों प्रत्याशी इस सीट से जीते भी हैं और हारे भी हैं और फिर दोनों संगठनों के दिग्गज नेता केदार घाटी में अब डेरा जमाने वाले हैं। किसी की भी यहाँ पे जीत की भविष्यवाणी करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें कई मुद्दे छाए रहेंगे। उसमें कुछ खास मुद्दे केदारनाथ धाम से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर शुरू में जो सरकार का मैनेजमेंट रहा, उसको लेकर यात्रा रूट के लोग काफी नाराज हैं। जो सरकार के मिसमैनेजमेंट के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी और उसका असर स्थानीय व्यापारियों पर भी पड़ा। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाने का मामला पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। इस बात की भी
पूरी केदार घाटी में चर्चा है। हालांकि सरकार ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन ये अभी भी लोगों के जहन में बना हुआ है। केदार घाटी की आपदा, रोजगार, भू कानून जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस भुनाने का प्रयास करेगी। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 90,540 है, जिसमें 44,765 पुरुष और 45,775 महिला मतदाता हैं। इनमें 2,949 सर्विस मतदाता भी शामिल हैं। केदार घाटी में मौसम ठंडा होता जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल ने इस ठंडा में एक गर्माहट ला दी है। आने वाले समय में ये गर्माहट और बढ़ने वाली है। इंतजार करना होगा 20 नवंबर का, जब यहाँ पे मतदान होगा, और 23 नवंबर को जब इसके परिणाम आएंगे। फिलहाल अगले 2 से 3 सप्ताह केदार घाटी में माहौल काफी गर्म रहने वाला है और काफी रोचक रहने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।